हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन उसका पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप इससे जो प्रीवियस पार्ट है डियर, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने यही आपको बताया था कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इसमें एक प्रोड्यूसर के सामने क्या प्रॉब्लम होती है और उसका सॉल्यूशन वो कैसे निकालता है, इसके बारे में डिस्कशन होगी। क्योंकि सेम प्रॉब्लम एक प्रोड्यूसर के सामने आती है। क्या प्रॉब्लम? यहां पर ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है? सबसे पहली बात तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर आपको सोचना है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर अगर आप बात करते हो तो उसके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की ऑप्शंस हैं दो। मान लीजिए वो दो चीजें प्रोड्यूस करना चाहता है, वो चेयर भी प्रोड्यूस करना चाहता है लिमिटेड मटेरियल से और टेबल भी प्रोड्यूस करना चाहता है जो उसके पास लिमिटेड मटेरियल है, ठीक है, या लिमिटेड मनी है। अब आपके पास देखिए वो प्रोड्यूस करना चाहता है दो प्रोडक्ट और उसके पास है लिमिटेड रिसोर्सेस। अब आपको ये बात पता है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक चीज उसको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर वो अपना रॉ मटेरियल चेयर में इंक्रीज करता है तो उसको नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो दोनों की क्वांटिटी साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर सके क्योंकि उसके पास लकड़ी लिमिटेड है। यानी अगर वो चेयर में ज्यादा माल लगाता है तो टेबल कम बनाने पड़ेंगे और टेबल में ज्यादा माल लगाता है तो लकड़ी में कम माल लगाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली क्या दिखाता है, जैसा इसका नाम है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज यानी प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है ये एक ऐसा टेबल है जिसमें हम वो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो प्रोड्यूस कर सकता है विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो उसके पास, गिवन लेवल का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है, जो उसके पास प्रोवाइडेड है, जो उसके पास है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो चेयर और टेबल की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकता है। तो उनके बारे में जो हम आपको बताएंगे टेबल के थ्रू, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। सिमिलरली जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे यानी इसी शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दोगे तो वो हो जाएगा डियर आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी वो कर्व आपको क्या शो कर रहा होगा? वो कर्व एक प्रोड्यूसर को ये बता रहा होगा कि एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ दो प्रोडक्ट के क्या क्या कॉम्बिनेशन उसके पास अवेलेबल है। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन। आप देखिए पूरी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है डियर उसमें ये काम चलता ही रहेगा, शेड्यूल कर्व शेड्यूल कर्व शेड्यूल कर्व। तो आपको ये शेड्यूल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए और कर्व क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपके सामने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बनाने जा रहे हैं, राइट। तो हमने आपका टाइम बचाने के लिए फटाफट से टेबल आप लोगों के लिए बना लिया। अब देखिए ये हमारे पास एक टेबल है, राइट। ये पॉसिबिलिटीज है कि विद द गिवन लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, लेट इट बी, यहां पर जो प्रोड्यूसर है उसके सामने रॉ मटेरियल की गिवन क्वांटिटी मेंशन है, जितने भी क्विंटल उसके पास अवेलेबल होगी लकड़ी या जो भी चीज है ये उसके पास लिमिटेड है। अब उसके पास ये कॉम्बिनेशन है जो प्रोड्यूस कर सकता है विद दैट गिवन रिसोर्सेज। यानी अगर वो चाहे तो सारा का सारा रॉ मटेरियल चेयर बनाने पे लगा दे और टेबल 0 बनाए। दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन 100,0। यानी वो ये वाला कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है अगर उसे लगता है कि दिस इज बेनिफिशियल या दिस इज प्रॉफिटेबल फॉर द प्रोड्यूसर, राइट। उसके पास एक और कॉम्बिनेशन है, अगर वो ये चाहता है कि मैं टेबल को बढ़ाऊं, मतलब मैं 10 टेबल बनाऊं, तो डेफिनेटली क्योंकि लकड़ी और लेबर आपके पास टेबल बनाने में शिफ्ट हो जाएगी तो आपको नंबर ऑफ चेयर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 100 चेयर बन रही थी अब 90 यानी 10 चेयर का आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा। यानी 10 टेबल बनाने के लिए 10 चेयर का सैक्रिफाइस। फिर आपने कहा नहीं मेरे को ये कॉम्बिनेशन करना है, मुझे टेबल और बढ़ानी है, तो आपने टेबल और बढ़ाई तो उसके लिए आपको चेयर का सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन इस बार आपका सैक्रिफाइस पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। यानी पिछली बार आपने सैक्रिफाइस करे थे 10 चेयर, अब आपको सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं 20 चेयर। ओके, फिर आपने टेबल को और 10 बढ़ाया तो अब आपको चेयर फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ेगा डियर? क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेबल भी इंक्रीज करें और चेयर भी इंक्रीज करें। आप अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी आपको कम करनी ही पड़ेगी। छोटा सा एग्जांपल खाने को लेके ले लीजिए। मान लीजिए कि घर में ब्रेड आई है, राइट। एक तरफ ब्रेड पकौड़े की डिमांड हो रही है और एक तरफ बच्चों की तरफ से ब्रेड रोल की डिमांड हो रही है। तो अगर मान लीजिए कि आपने पहले ये सोचा कि अगर मान लीजिए मैं पूरा का पूरा ब्रेड रोल बनाऊं, ठीक है, तो ब्रेड पकौड़े 0 बनेंगे। लेकिन आपने कहा चलो हम इतने ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं, तो फिर ब्रेड रोल कम हो जाएंगे। और अगर आप ब्रेड पकौड़े और बढ़ाएंगे तो ब्रेड रोल और कम हो जाएंगे।
ठीक है ना। और आपको पता है कि ब्रेड पकौड़े से ज्यादा ब्रेड जो वेस्टेज होती है वो ब्रेड रोल में हो जाती है, अगर थोड़ा बहुत कभी कहा जाए ऊपर से वेस्टेज हो जाती है, जो भी चीज है। तो दोनों में आपकी एफिशिएंसी में भी फर्क होगा, राइट। इतनी बात पहले समझने की कोशिश करिए। यही एग्जांपल हम दोबारा लेंगे कि अगर आप ब्रेड पकौड़े की क्वांटिटी बढ़ाते हैं विद दैट लिमिटेड ब्रेड जो आपके पास अवेलेबल है, तो ब्रेड रोल की जो क्वांटिटीज होती जाएगी प्रोड्यूस करने वाली वो कम होती जाएगी। यानी आपने तो यही सोचा था कि मैं सारे ब्रेड रोल बनाऊंगी और ब्रेड पकौड़े कुछ नहीं बनाऊंगी, पर धीरे धीरे ब्रेड पकौड़े की डिमांड आ गई, ठीक है, तो आपको ब्रेड रोल कम करने पड़े अपने दिमाग में, ठीक है। फिर ब्रेड पकौड़े की डिमांड अगर और बढ़ जाए, अगले दिन भी आप यही कॉम्बिनेशन यूज कर रही हैं, तो आपने कहा ठीक है हम ब्रेड पकौड़े अब ज्यादा बनाएंगे, तो ब्रेड रोल आपको और सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे आपका ये कॉम्बिनेशन पोर्शन बनता जा रहा है। सिमिलरली आपके पास यहां पर भी यही चीज है। और अगर सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो टेबल बनाने में चला जाए तो 40 टेबल बनकर तैयार हो जाते हैं, बट एक भी चेयर नहीं बनकर तैयार होगी, राइट। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यू कैन नॉट इंक्रीज बोथ द प्रोडक्ट, यू हैव टू सेक्रीफाइस वन प्रोडक्ट टू इंक्रीज द अदर प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या है, ये आपके पास बनकर तैयार हो चुका है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्यों, मैं आपको डेफिनेशन देती हूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब होता है कि क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हो। तो देयर आर 5 कॉम्बिनेशन, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। 100,0, 90,10, 70,20, 40,30, 0,40। तो जो मैंने आपके सामने 5 कॉम्बिनेशन बनाए, ये पॉसिबिलिटीज ही तो है। किसकी पॉसिबिलिटीज, कि आप चेयर और टेबल की ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं या ये। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग different combination या different possibilities of two goods which can be produced with the given level of resources. Again, production possibility schedule is a tabular representation showing different possibilities of two goods which can be produced with the given level of resources. So this is what the production possibility schedule, because that schedule, that table shows how can we produce with the given level of resources, मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकते हैं। तो ये डियर आपके पास हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसके साथ एक और कंसेप्ट आपको समझना है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एमआरटी। ये क्या शो करती है, एमआरटी आपके पास एक रेशो बताती है, जिस रेशो में आपको यह पता चलेगा कि एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर को दूसरी कमोडिटी में कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो आप देखिए यहां पर तो डैश आएगा, यहां पर आपको 10 टेबल इंक्रीज करने के लिए 10 चेयर का सैक्रिफाइस करना पड़ा, राइट। यानी रेशो इज 1:1, दैट इज एमआरटी, ठीक है। हाउ मच यू हैव टू सैक्रिफाइस टू गेन अदर कमोडिटी, राइट। तो एक टेबल गेन करने के लिए आपने एक चेयर का सैक्रिफाइस करा। दूसरी बार देखिए आपने 10 टेबल बढ़ाए, लेकिन इस बार आपको जो सैक्रिफाइस था वो आपका बढ़ गया, दैट मींस दैट इज बिकम 2:1। सिमिलरली 30:1, दैट इज 3:1, 40:10, दैट इज 4:1। तो आपके पास एमआरटी क्या बताती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप यहां से उठकर वहां जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं, या फिर इसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाएगा डियर, हमने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई थी, याद है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है सैक्रिफाइस, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना सैक्रिफाइस करा। तो अगर हमसे एमओसी पूछी जाती तो हम बताते 1, 2, 3, 4, इसे रेशो में नहीं लिखते, सिर्फ ये बताते कि सैक्रिफाइस कितना हुआ इसकी एक एडिशनल यूनिट के लिए। तो इसकी एक एडिशनल यूनिट के लिए पहली बार 1 यूनिट सैक्रिफाइस हुई, फिर 2 यूनिट सैक्रिफाइस हुई, फिर 3 यूनिट सैक्रिफाइस हुई, फिर 4 यूनिट सैक्रिफाइस हुई। दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट वी सैक्रिफाइस for one additional unit of other commodity, what we sacrifice, because opportunity cost is nothing but the foregone cost, the sacrifice cost, right। और MRT इज अ रेशियो सेम चीज की, क्योंकि उसमें आपको यह भी बता रहा है कि सैक्रिफाइस के बदले में आपको गेन कितना हुआ। तो एक टेबल गेन के बदले में एक चेयर सैक्रिफाइस, एक टेबल गेन के बदले में 2 चेयर सैक्रिफाइस, एक टेबल गेन के बदले में 3 चेयर सैक्रिफाइस, एक टेबल गेन के बदले में 4 चेयर सैक्रिफाइस। सवाल ये उठता है कि मैम ये सैक्रिफाइस इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्या ये सैक्रिफाइस सेम रह सकता है, क्या ये सैक्रिफाइस इंक्रीज हो सकता है। तो जवाब है हाँ, लेकिन जब भी हम इकोनॉमिक्स में आएंगे तो हम जर्नल बातों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो जर्नली ये फिनोमिना होता है, बट इट कैन बी कांस्टेंट आल्सो, दैट मींस 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। इट कैन इंक्रीजेस आल्सो, ऐसा नहीं है कि ये इंक्रीज नहीं हो सकता है, कांस्टेंट नहीं रह सकता। बट डियर अब देखिए ना, अगर आप बात करेंगे किसी भी चीज की, जैसे कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड कम होती है,
तो ये पुअर के लिए भी लागू नहीं होता और ये रिच के लिए भी लागू नहीं होता, मिडिल क्लास के लिए। तो जनरल चीज पर जो एप्लीकेबिलिटी होती है ना, उस चीज के बारे में बात करी जा रही है। तो ऐसा कभी भी इकोनॉमिक्स में नहीं होगा कि ऑलवेज ये होता है, ये मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट पर ही होता है, यानी 70% जो है यही होता है कि एक प्रोड्यूसर का जो सैक्रिफाइसिंग रेट है दूसरे को लेकर वो इंक्रीज होता रहता है। सवाल उठता है क्यों, ये एमआरटी इंक्रीज क्यों हो रही है, ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप जब इसमें टेबल में अपनी लकड़ी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो इतना सैक्रिफाइस क्यों बढ़ रहा है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि डियर जो आपकी लेबर है ना, वो इन दोनों चीजों में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। हो सकता है कि जब आप अपनी लेबर को चेयर से टेबल की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो उतना टेबल नहीं बना पाती जितना चेयर सैक्रिफाइस हो जाता है, यानी वो दोनों चीजों में एफिशिएंट नहीं है। फिर से वापस आते हैं ब्रेड पकौड़े वाले एग्जांपल पर। मान लीजिए कि आप ब्रेड पकौड़े में उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि आप ब्रेड रोल में हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब आपने ब्रेड रोल से मुझे ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए कहा तो मैं उसको सड़ा देती हूँ, कुछ भी रीजन कर देती हूँ, तो उसमें वेस्टेज ज्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली, और मुझे उस ब्रेड के वेस्टेज होने की वजह से ब्रेड रोल की क्वांटिटी में हर बार पहले से ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं उन दोनों प्रोडक्ट में इक्वली एफिशिएंट नहीं हूं, इसीलिए आपका सैक्रिफाइस हर बार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड व्हाई द सैक्रिफाइस इंक्रीजेस, बिकॉज व्हेन वी शिफ्ट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस टेबल, हो सकता है कि जो लेबर है हमारे पास या जो लकड़ी है हमारे पास वो टेबल बनाने में उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी चेयर बनाने में। तो ऐसा हुआ कि जब आपने 10 टेबल बनवाई तो उसके बदले में 20 चेयर का मटेरियल चला गया और 20 चेयर बनाने वाला जो लेबर था उसने उतना ही वर्क किया जिससे सिर्फ 10 टेबल बनी। तो जब आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो लेबर दोनों में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, देयर बाय आपके पास उतना टेबल नहीं बन रहा जितना आपके पास चेयर सैक्रिफाइस हो रहा है, यानी दोनों में इक्वली एफिशिएंट लेबर आपकी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए चेयर और टेबल में लकड़ी भी बराबर लगती हो और लेबर भी आपकी दोनों बनाने में बहुत अच्छी हो, फिर ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती। यानी अगर आप लेबर को यहां शिफ्ट करते और लकड़ी को यहां शिफ्ट करते तो हर बार उतना ही सैक्रिफाइस होता टेबल का जितना चेयर, तो 1:1, 1:1, 1:1 और 1:1 होता, राइट। तो दिस इज द बेसिकली द रीजन कि हम ये मान के चलते हैं कि जो आपके पास लेबर है वो हर चीज में इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकती। यही वजह है कि आपके पास जो चेयर और टेबल है उसके जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस आए, ये बात तो पक्की है कि अगर आप टेबल बढ़ाओगे तो चेयर कम होगा, लेकिन चेयर बार बार बढ़ाने, टेबल बढ़ाने पर चेयर बार बार इतना कम होगा, ये जो रीजन है उसके पीछे वही रीजन है डियर जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन करा। तो आई होप आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्लियर रहा हो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different possibilities of two commodity which can produce with the given level of resources. What is marginal opportunity cost? Marginal opportunity cost is the opportunity cost, is the sacrifice which is given by producing one more unit of other commodity. तो अगर एक commodity को बढ़ाने पर आपको दूसरी commodity का sacrifice करना पड़ रहा है जो कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, that is MOC. If it is marginal rate of transformation, it is depicted in the form of ratio. That means gain and sacrifice दोनों का ratio आप clear कर रहे हैं, that is what marginal rate of transformation, right? इसे ही अब हम किस पे प्लॉट कर देंगे, आप देखिए कर्व पर, और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो देखिए फटाफट से हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहां पर आप चेयर ले सकते हैं, यहां पर आप टेबल ले सकते हैं। देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन है हमारे पास, 100 चेयर पर 0 टेबल, ये कॉम्बिनेशन हो गया। फिर है हमारे पास 90 चेयर पर 10 टेबल, 90 चेयर पर 10 टेबल। फिर हमारे 70 चेयर पर 20 टेबल। फिर हमारा 40 पर 30, ठीक है। उसके बाद 0 पर 40 मान लीजिए। अब आपने जो ये कर्व बनाया है, इट्स लाइक that is known as production possibility curve. Production possibility curve is a graphical representation
showing different possibilities of two goods which can be produced with the given level of resources। यानी सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ मैंने उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वर्ड ऐड कर दिया, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो डियर, जो पीपीसी की ओरिजिनल शेप है, पीपीसी ऐसी शेप लेता है आपको, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके और भी नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये सारे नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, बुक में से आप ये नाम देख सकते हैं, ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी इसको बुलाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी इसको बुलाते हैं। तो ये 4-5 नाम आपको पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को इसके बारे में पता हो, राइट। तो दैट इज व्हाट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब फटाफट से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि डियर देखिए, जितनी भी इको में चीजें हैं वो ज्यादातर अजम्पशन पर बेस्ड हैं। बिना अजम्पशन के अगर आप बात करेंगे तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए चीजों को करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजों पे अजम्पशन चलती है। तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ ये माना है कि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, और हम यहां पर जो प्रोडक्शन है वो 2 कमोडिटीज के बीच में ही देख रहे हैं, 2 कमोडिटीज के बीच में। वैसे तो प्रोड्यूसर के सामने 3 कमोडिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहां पर हमारे पास 2 ही एक्सेस होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ 2 चेयर के बीच में कॉम्बिनेशन लिया। अब आप देखिए, उसके लिए प्रॉब्लम तो चेयर, टेबल और बेड के बीच में भी हो सकती थी ना, बट हमने यहाँ 2 ही लिए हैं, बिकॉज हमारे पास जो है वो शेड्यूल और टेबल, सॉरी, जो ग्राफ है उसमें आपके पास 2 ही एक्सेस हैं, तो इसलिए हमने 2 कमोडिटीज ली हैं आपके पास, राइट। और ये भी माना जा रहा है कि यहां पर जो सभी वर्कर्स हैं आपके पास वो इक्वली एफिशिएंट है, दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट प्रोडक्ट वर्कर है, सेकंड वर्कर है, जो थर्ड वर्कर है, सब इक्वल एफर्ट लगाते हैं। ये मतलब है इसका, ईच वर्कर इज इक्वली एफिशिएंट, लेकिन ईच वर्कर इज इक्वली एफिशिएंट इन बोथ प्रोडक्ट, इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। हो सकता है वो बी प्रोडक्ट में अच्छा हो बट सी प्रोडक्ट में अच्छा ना हो, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप बताओ। डियर, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो चीज बताने वाली हूं ना, आपको पूरी बुक में काम आएगी अगर आप इस चीज को आराम से, तसल्ली से, ध्यान से समझ लें। मैं आपको शेप्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूं कि पूरी बुक में किस तरीके की शेप्स बनती हैं और उन शेप्स को किस नाम से बुलाया जाता है। तो अगर आप इसे ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पूरी बुक में ये वर्ड्स आपको हेल्प करेगा, मतलब एक ये वीडियो आपके लिए पूरी बुक के लिए हेल्पफुल होने वाली है, राइट। क्या है आपके पास, देखिए, सबसे पहला आपके सामने मैं एक शेप बना रही हूं, यहां पर कोई भी चीज है, लेट इट बी एक्स और वाई, 2 वेरिएबल हैं, हम नहीं जानते, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, पूरी बुक में। तो अगर कोई भी कर्व आपके पास ऐसी शेप ले, ऐसी या ऐसी शेप ले, ठीक है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों बनता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, कब बनता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग? जब एक्स एंड वाई के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा डियर। ये इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? अगर एक्स इंक्रीज हो रहा हो और वाई डिक्रीज हो रहा हो, या फिर एक्स डिक्रीज हो रहा हो और वाई इंक्रीज हो रहा हो, तब ऐसे वेरिएबल के बीच में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई हो, चाहे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हो, चाहे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई हो, जो कि आपकी पूरी बुक है, अगर उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, यानी एक के बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है, तो शेप ये वाली होगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में हो चाहे कर्व शेप में हो। देखो आप यहां से भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपके पास x1 था, ये आपके पास y1 था। अगर मैंने x1 को बढ़ाया, देख सकते हैं आप, x2 कर दिया, तो आपको y2 को कम करना ही पड़ेगा, और अगर आपने x से कम किया तो आपके पास y बढ़ गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये शेप क्लियरली मेंशन करती है कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऐसी शेप को डाउनवर्ड स्लोपिंग बोला जाता है। चाहे आप यहां पे भी देखें, यहां पर देखें, सेम बात। तो आई होप व्हाट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट्स क्लियर। सिमिलरली ये शेप होती है आपके पास, यहां पर x वेरिएबल है, यहां y वेरिएबल है, कोई भी, ठीक है, ठीक है, या ये कर्व शेप ले रहा है आपके पास। अगर इसमें देखेंगे तो क्या चीज नजर आएगी, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपवर्ड स्लोपिंग की खासियत क्या होगी? डेफिनेटली इसका अपोजिट, जिनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। मतलब अगर x इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा हो, x डिक्रीज हो रहा है, y भी डिक्रीज हो रहा हो। जैसे सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो वो सप्लाई बढ़ा देगा, प्राइस कम करोगे तो वो सप्लाई कम कर देगा। तो अब यहां पे देख भी सकते हैं आप लोग, ये देखिए,
ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है। आपने x1 बढ़ाया, इस शेप में y भी बढ़ गया आपके पास, और अगर आपने कम किया तो y भी कम हो गया आपके पास। तो आपके पास कभी भी ऐसा कर्व बन रहा है या ऐसा बन रहा है तो आपके पास उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। और क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, यानी एक के इंक्रीज होने पर दूसरा आपके पास डिक्रीज हो रहा है। और इस शेप का क्या मतलब है कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज हो जाता है आपके पास। तो ये शेप ऐसी हो जाएगी, राइट। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड स्लोपिंग क्लियर हो गया। यही वर्ड आपकी पूरी बुक में इस्तेमाल होंगे डियर। अगर आपने समझ लिया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, राइट। चलिए, एक चीज होती है जो भी अभी हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली थी आपके सामने, एमआरटी, राइट। एमआरटी निकाली थी आपके सामने। एमआरटी जो थी वो इंक्रीज हो रही थी। कैसे? 1:1, फिर 2:1, फिर 3:1, फिर 4:1। अगर ये सैक्रिफाइस जो है वो इंक्रीज होता जाए, या आप कह सकते हैं अगर रेशो इंक्रीज होती जाए, तो आपके सामने जो कर्व होगा वो ऐसी शेप ले लेगा। इस शेप को बोलते हैं डियर कनकेव शेप। एंड द रीजन बिहाइंड दैट शेप इज नथिंग बट दिस रेशो इज इंक्रीजिंग। 1/1 तो ये 1 आ गई, 2/1। तो जब आपके पास ये सैक्रिफाइस इंक्रीज होता जाएगा या रेशो इंक्रीज होती जाएगी तो उस कर्व की शेप कनकेव बनती है। और अगर ये रेशो कांस्टेंट रहती, सेम सेम सैक्रिफाइस, तब ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाता। इट्स अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये सैक्रिफाइस डिक्रीज हो जाता, यानी 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, तब ये डियर इस तरीके की शेप लेता। इसको बोलते हैं कन्वेक्स शेप। तो ये आपकी शेप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। आपको मैंने अभी अभी क्लियर करा, ठीक है। कनकेव शेप कब बनेगी? अगर आप दो कमोडिटीज ले रहे हैं और उन दो कमोडिटीज में एक को बढ़ाने के लिए दूसरे का सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अभी हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में देखा। तो इसीलिए आपके पास जो पीपीसी है वो ऐसी शेप ले रहा था, क्योंकि आपके पास जो सैक्रिफाइस था वो इंक्रीज होता जा रहा था। दैट इज नोन एज कनकेव शेप, ठीक है। और अगर ये सैक्रिफाइस सेम रहता तो आप प्लॉट करके देख लेते। आप प्लॉट करते तो आपके पास सीधी स्ट्रेट लाइन बनती। हमने इसको अपनी मर्जी से नहीं बनाया था, जब हमने प्लॉट करा तभी ये बना। तो क्योंकि सैक्रिफाइस इंक्रीज हो रहा था तो वो यही शेप लेगा, एंड दैट शेप इज नोन एज कनकेव शेप। सिमिलरली अगर ये सैक्रिफाइस सेम रहता है तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये सैक्रिफाइस डिक्रीज होता रहता है, जो आपको आगे काम जरूर आएगा डियर, दैट इज नोन एज कन्वेक्स शेप। तो अगर आपको ये शेप्स क्लियर हो गई तो अब मैं बड़े आराम से इस कर्व के फीचर बता सकती हूँ। एक कैटेगरी ये होती है और एक कैटेगरी आपके पास ये होती है। तो एक तो आपने इसमें से नेम देना है इस डायग्राम को, एक इन दोनों में से नेम देना है। तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाती हूं आपके सामने दोबारा, तो अब आपने मुझे इस डायग्राम के फीचर बताने हैं, ठीक है। ये मेरा पीपीसी कर्व है, पीपीसी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। यहां पर मेरा चेयर और यहां मान लीजिए मेरा टेबल, जो भी कमोडिटीज है, ठीक है। और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन एंड ई कॉम्बिनेशन, राइट। आपके पास इसका जो पहला फीचर है या पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो है पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आपको दिख रहा है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपने तो आपको चेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेयर एंड टेबल या टू कमोडिटीज। When we want to increase one commodity, we have to sacrifice other commodity. क्यों? Because of limited resources. तो हर चीज के पीछे क्यों है? पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम करना पड़ रहा है। क्यों कम करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप देख भी सकते हैं, यहां पर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लीजिए। मान लीजिए ये टेबल था, ये चेयर था। अगर आप अपने टेबल को बढ़ाते हैं तो आपको चेयर्स को कम करना ही पड़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप। तो पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग because there is an inverse relationship between two commodities. When we increase one commodity, we have to sacrifice other commodity. Commodity means goods. Why we sacrifice other commodity? Because we have limited resources. दूसरा feature, PPC is concave in shape. Why it's concave? Because
MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजेस, मतलब जो सैक्रिफाइस है एक कमोडिटी के लिए दूसरी कमोडिटी का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों इंक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि आपके जो वर्कर्स हो सकते हैं वो जरूरी नहीं है कि दोनों प्रोडक्ट में इक्वली एफिशिएंट हो। तो जब आपने उनको या मटेरियल को या रिसोर्सेज को जब आपने दूसरे में शिफ्ट करा तो हो सकता है उनकी एफिशिएंसी दूसरे में जाकर जो है वो डिक्रीज हो गई, इसी वजह से आपको उसमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा और दूसरे वाले को ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो डियर, ये आपके पास दो फीचर्स हो गए पीपीसी को लेकर। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, पीपीसी इज कनकेव इन शेप विद रीजंस। तो क्या था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? वो ऐसे कॉम्बिनेशन शो करता है जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। जितने भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर आपके पॉइंट हैं वो सारे ही ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो वो अपने रिसोर्सेज की मदद से प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा पीपीसी के बारे में। और यहां आपके पास पीपीसी है, पीपीसी पर जितने भी पॉइंट हैं उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो चेयर और टेबल का लेता है, कोई भी ये कॉम्बिनेशन तो कोई भी कॉम्बिनेशन लेता है, लाइक ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है, ये जो भी पॉइंट लेगा ये वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। यानी इसको बोलते हैं अटेनेबल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन पीपीसी। अगर आप ऑन पीपीसी कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब होगा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, राइट, एंड एज वेल एज अटेनेबल, यानी वो आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप पीपीसी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट बी एम, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आप अपने रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है उससे आप, मान लीजिए आप एम पॉइंट लेते हैं तो आप उससे इतनी चेयर और इतनी टेबल बना रहे हैं, जबकि आप इतनी चेयर पर कंपैरेटिवली ज्यादा टेबल बना सकते थे, या फिर सेम टेबल पर आप ज्यादा चेयर बना सकते थे। तो आप अपने रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं अटेनेबल बट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। दिस पॉइंट इज अटेनेबल, आप अटेन तो कर सकते हो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, बट इट इज बेसिकली अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर रहे। तो इट्स अटेनेबल बट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, यानी आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, जो इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं सिखाती, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सिखाती है। और यहां पर कोई पॉइंट है पीपीसी के बाहर, लेट इट बी एन पॉइंट, ये तो आप अटेन कर ही नहीं सकते सर, क्योंकि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो आपको इतनी चेयर इतने टेबल प्रोड्यूस करने की आपको कोई ऑप्शन ही नहीं देती। तो दिस पॉइंट इज डेफिनेटली अनअटेनेबल। तो ये चीजें आपको पीपीसी के बारे में आई होप क्लियर रही। पीपीसी के बारे में एक और वीडियो है जिसमें हम बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है पीपीसी का आपके पास कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे आप लोगों को। इतना अगर आप लोगों को समझ में आया तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि फटाफट से अब इसके जाकर आप लोग नोट्स बना लीजिए, या साथ साथ जब आप पढ़ रहे थे तभी आप इनके नोट्स बना सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज है इकोनॉमिक्स के अंदर, साथ साथ हम आप लोगों को बोलते भी जा रहे हैं और आपको समझाते भी जा रहे हैं। स्टेटमेंट मैंने बोली, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप उसे अपने वर्डिंग्स के अंदर खुद लिखें। तो आई होप अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग मोटिवेट हों और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।